थिंक अबाउट। अगर हमें दो नंबर को जोड़ना है तो सबसे पहली स्टेप है कि हमें दो नंबर चाहिए या दो नंबर मेरे पास हो, लाइक दिस। ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20। दो नंबर्स आ गए मेरे पास। अब मेरे दिमाग में लॉजिक क्या चल रहा है, दो नंबर आ गए, इसको सम करना है। तो सम करके कहीं स्टोर भी करा सकते हैं ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी। देखो हमने क्या किया, नंबर आ गया मेरे पास, सम और सम आ गया। अब हमें इसे बताना है कि आया क्या है, क्योंकि अगर हम आउटपुट नहीं दिखाएंगे तो आपको समझ में क्या आएगा। जो सी आई है वैल्यू, वो आपको मालूम है ना, सम की वैल्यू आई है सी। तो हम इसे कैसे आउटपुट दिखाएं, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, प्रिंट सी भी लिख सकते हैं, या प्रिंट द सम इज सी, ये भी लिख सकते हैं। हम दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ओके, एनी डाउट? ओके, ये पहले कॉपी में नोट करिए आप। हाँ, बट हियर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ द आउटपुट। आपके पास आउटपुट तो आ जाएगा, लेकिन आप समझोगे कैसे ये आउटपुट आ किस चीज का रहा है। तो अगला जो आउटपुट है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि आ क्या रहा है। द रिकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। चलो आप इसे अपने आप ट्राई करो अपने जुपिटर नोटबुक पे, सेम प्रोग्राम ट्राई करो जुपिटर नोटबुक पे, देखो क्या आता है। आ गया तुरंत। आई आई। जब मेरा मैसेज जाता है उसके बाद तुरंत ही आ जाता है। हाँ, वो ट्रैफिक तो होगा क्योंकि फेस्टिव सीजन है। फेस्टिव सीजन है, इस वजह से और भी ज्यादा जाम होगा। देखो, तुम देख लो, उनको एक अभी प्रोग्राम बताया, तुमको भी समझा देता हूँ। हाँ, मेन सी इज नॉट डिफाइंड बाय। आप सी इक्वल टू ए प्लस बी वाली लाइन नहीं लिखी इन्होंने? ओके, देखो, तो हमें यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम बनाना है। पहले हमारी टास्क क्या, हमारे पास दो नंबर होने चाहिए। तो हमने डिफाइन कर लिया, ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20। आफ्टर डेट क्या करना है, हमें सम करना है ना, सी इक्वल टू ए प्लस बी। सम हो गया। अब हम उसे दो तरीके से प्रिंट करा सकते हैं, सिंपल वैल्यू प्रिंट करा दूं या मैसेज के साथ वैल्यू प्रिंट करा दूं। प्रिंट करा दूं। अभी सिंपल सिंपल बताएंगे, अभी इसके बाद रन टाइम वैल्यूज भी बतानी है ना। हमें छह प्रोग्राम हम आपको डिफॉल्ट वैल्यू से आज बताएंगे, और छह प्रोग्राम रन टाइम वैल्यू से उन्हीं प्रोग्राम्स को करेंगे। तो जिससे दोनों ही तुम्हें क्लियर हो जाएंगे, रन टाइम वैल्यू और डिफॉल्ट वैल्यू। नहीं, दोनों कर दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के आउटपुट आपको दिखाई देंगे। नहीं, अभी वो समझाने के लिए है ना ये चीजें, अभी तो आप समझ रहे हो इन चीजों को कि करना कैसे। हाँ, हाँ, आज की डेट की न्यू नोटबुक डालो, सो वेल। और टाइटल ले लेना, बेसिक पाइथन प्रोग्राम्स। बेसिक पाइथन प्रोग्राम। हाँ, मतलब एक इलेबोरेटिव आउटपुट है, एक ओनली आउटपुट है। तो कभी भी आपको कोई वैल्यू स्ट्रिंग के साथ, मैसेज के साथ जोड़नी है तो नीचे वाला सिंटेक्स आपको फॉलो करना है, विद द मैसेज। ओके।
चांदनी कहाँ रह गई आज, आई नहीं अभी। बेसिक पाइथन प्रोग्राम्स। ओके डन, ये आपने कर लिया। हाँ बना लो बना लो, वन बाय वन बना लो। डन। हाँ अच्छा, अब दूसरा लॉजिक सोचते हैं, दूसरा प्रोग्राम एक बनाते हैं, ऐसे ही सिंपल कैलकुलेशन वाला ही प्रोग्राम है वो भी। वो सोचते हैं क्या करना है। देखो दूसरा प्रोग्राम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का है, सब उसको कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। यही होती है इंटरेस्ट की स्पेलिंग मे बी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कल हमने बताया डेटा टाइप के रेस्ट्रिक्शंस हमारे पास नहीं है, तो हमने पी की वैल्यू क्या दे दी, 2000। हाँ, आर की वैल्यू क्या देते रहे, हाँ 10% दे दो या 10.5 कर दो, जो भी आपका मन करे। टी इक्वल्स टू आपने सपोज करो 3 दे दिया, यानी पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट एंड टी फॉर टाइम। तो हमने क्या करा, एक वेरिएबल डिफाइन करा, एस आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, पी आर टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला लगाया और हमने प्रिंट कराना है, अब आउटपुट प्रिंट कराना है, तो प्रिंट में हम सिंपल एस आई भी लिख सकते हैं, या इसे इलेबोरेट करने के लिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, द इंटरेस्ट इज कॉमा एस आई। हम दोनों ही ऑप्शंस लिख सकते हैं। चलिए रन कराइए इसको। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, वही प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम। हाँ, ये जो स्टार लगा, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई। हम्म, तो ऐसा ही, यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला हम लोग मैथ में पढ़ते थे वो प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर। ओके, रन कराइए। मिनट हो गए, चांदनी नहीं है 5 के। ओके, क्या आंसर है, 20.5, 50, 600 समथिंग 20 आया होगा सी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ ठीक है, आउटपुट आया, तो ये क्लियर हो गया। अब एक काम करो, थोड़ा सा लॉजिक अपने आप सोचो, एक प्रोग्राम का लॉजिक हम आपसे कह रहे हैं, 3 नंबर, कोई भी नंबर असाइन करो, इंटीजर फ्लोट जो भी आपका मन करे, उनका एवरेज निकालो, 3 नंबर्स का एवरेज निकालो, और एवरेज निकाल के बताओ आंसर क्या आएगा। एवरेज तो निकाल लोगे भरत, एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, 3 नंबर का सम डिवाइड नंबर ऑफ टर्म्स। वही। लेकिन अभी देखो लगाओ, आउटपुट क्या आता है बताओ, ये चांसेस है यहाँ एरर आप करोगे। चांसेस है, क्या एरर करोगे वो भी मालूम है, लेकिन करके देखो पहले।
आई है। हम वही सोच रहे थे आप इतनी देर से आएंगे नहीं। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो ओके ओके। मेरा तो नहीं हुआ है। नहीं है ना, चलो। नहीं एरर में वो एरर नहीं होता। आपका डाउनलोड कर रहे हो। हाँ सही है, यहाँ पे एरर है तो फिर टाइम लगा। ब्रैकेट लगाना हाँ जरूरी है, मैथमेटिकली एरर ही हो जाएगा। हाँ क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3 ले लेगा। हाँ, सी को 3 से डिवाइड हाँ, करेगा, तो बी पे यहाँ पे ऐड तेरा 10 ले लेता और वो 30 का आंसर 40 निकाल देता। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो जाता। इसी बीच में हो जाता, बचपन में भी करता। ये हो जाता। हम्म, चलो नेक्स्ट प्रोग्राम से आप देखना, अभी बाकी दो प्रोग्राम्स आपको हम एट द एंड ऑफ द क्लास बता देंगे। ये प्रोग्रामिंग करते हैं। हाँ आपने ये सोचो कि आपने कोई बचपन में किसी चीज का एवरेज निकाला है ना, 5 और 10 का एवरेज 7.5 आता है ना। तो आपने सोचो आपने इक्वेशंस को कैसे बनाना है, आपने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अब एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज इज इक्वल टू देखो देखो, देख लो इधर देख। ए इक्वल टू कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 20 ले लिया। बी इक्वल टू कोई भी वैल्यू ले लो, 30 हो गया। सी इक्वल टू ऐसे ही कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है। अब हमें एवरेज निकालना है, तो बेसिकली एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह से करते हो ना, तीन नंबर्स का सम, जो भी नंबर है, जितने नंबर्स है उतने का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर है मेरे पास, तीन ही नंबर है, तो हमने डिवाइड बाय 3 कर दिया। अब जो आया आंसर वो हमने प्रिंट करा दिया। हम प्रिंट एवीजी भी कर सकते हैं और प्रिंट मैसेज के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ ये लिखना है कि ब्रैकेट लगाना जरूरी है, हाँ क्योंकि मैथमेटिकल एरर आ जाएगा। हाँ, अगर आपने सपोज करो कभी ये लिखा, आपने सपोज करो कभी ये लिखा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3, तो कंप्यूटर इसे कैसे ऑपरेट करेगा पता है? वो क्या करेगा, सी की वैल्यू में 3 का डिवाइड करेगा और जो आंसर आएगा उसे ए और बी में ऐड कर देगा। तो हाँ, पेमडास वही। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा आपका आउटपुट, आप लोग को लगेगा कि शायद आपने प्रोग्राम सही करा है, लेकिन वो प्रोग्राम आउटपुट आपको सही कभी नहीं देगा। ठीक है। हम्म, हम्म। ठीक है, आप भी अपनी नोटबुक खोल के ये वाला प्रोग्राम जो पहला आपके सामने भी दिख रहा है बना लो, फिर उसके बाद हम अगले प्रोग्राम में चलते हैं। अगला प्रोग्राम करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स का। 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लो, मतलब 5 स्टूडेंट कह रहे हैं, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ले लो और फिर उसका परसेंटेज निकाल के ट्राई करो, बाकी तो लॉजिक में बताएंगे ये। हम्म, अभी सिंपल सिंपल से ही स्टार्ट करना है। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ले लो, पी सी एम ई एच, आपने कोई मार्क्स असाइन कर लिया, उसकी परसेंटेज निकालनी है। पहले अपने आप लॉजिक डिजाइन करो, क्योंकि देखो लॉजिक आपको ही सोचना है इन फ्यूचर। तो पहले अपना दिमाग चलाओ कि हम लॉजिक कैसे डिजाइन करेंगे, जब नहीं आएगा तब तो हम तो बता ही देंगे आपको। ठीक है ना? ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला, 5 सब्जेक्ट से मार्क्स चाहिए, परसेंटेज पर निकालनी है। परसेंटेज, तो अगर हमने पी लिया, पी स्टैंड फॉर व्हाट, फिजिक्स। सी केमिस्ट्री, ऐसे कोई भी मार्क्स ले लो। एम ई एच, पीसीएमईएच, हमने 5 सब्जेक्ट से मार्क्स लिए। सबसे पहली मेरी रिक्वायरमेंट क्या बनेगी कि उनका सम करे ना, तो हमने सम कर लिया, एस इक्वल टू ए सॉरी, टी प्लस सी प्लस एम प्लस ई प्लस एच, सम आ गया। अब परसेंटेज निकालें, परसेंटेज इक्वल टू सम, हाँ, इंटू 100 अपॉन जो टोटल आया है एस। परसेंटेज अब कैसे निकलेगी ये ध्यान रखो, देखो कॉपी पे लिख के देख लो चाहे।
आप कभी भी परसेंटेज निकालते हो तो सम जो निकलता है बटे क्या करते हो, टोटल, और इनटू 100 करते हो तभी तो आता है। तो ये फॉर्मूला हमने वहीं से निकाला। हाँ, सम इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल। तो अब जो भी आया होगा यहां से हम ऐसा करते हैं, दोनों चीजें प्रिंट करते हैं। हम दोनों चीजें प्रिंट कर रहे हैं, द सम भी प्रिंट कर रहे हैं और द परसेंटेज ऑल्सो। चलिए रन कराइए और आउटपुट चेक करिए और कोशिश करिए। अब हो गया तुम्हारा, ये कर लिया सेम था। ओके, तुम एक लाइन में भी कर सकते थे, इनटू सम 100 अपॉन टू। हाँ। ब्रैकेट में सम, नहीं डिवाइड बाय 5, अच्छा कर दिया। अब इसका एक और लॉजिक आपको क्लियर करते हैं। ये आपने डिवाइड बाय 5 कर दिया बिकॉज, क्योंकि ये मार्क्स थे आउट ऑफ 100। अगर मार्क्स आउट ऑफ 50 होते तो, हाँ इसीलिए, हाँ ये इसीलिए ये फॉर्मूला लगाया, ग्लोबल फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ हाँ, सिंपल मैथ, कोडिंग समझ आ कि बस behind। लेकिन हमने कहा ना कि अगर बाई चांस आप किसी से चेक करवाते हो ना तो कहेगा तुमने डिवाइड बाय 5 लगा दिया, लेकिन तुमने ये कैसे अज्यूम करा कि हम आउट ऑफ 100 ही दे रहे हैं मार्क्स, अभी यहाँ पे हैं इसलिए तुम्हें दिख गया। कोई एरर है तो बताइएगा। बताएं। हम्म, तो आपको लग रहा हो ना सम अपॉन टोटल इनटू 100 होना चाहिए। बिल्कुल रन कर। तुम्हारा रन हो गया बेटा। ओके, क्या हो गया? वो हमने लिखा कुछ गलत होगा। क्या लिखा है देखो। अच्छा अच्छा, क्या हो गया यहाँ पर देखो। अरे हाँ, सॉरी सॉरी, सम की जगह हमने एस लिया है ना, वो दिमाग में समझा था। सम की जगह हमने एस लिया है ना ऊपर, वो हम सम सम बोल रहे थे तो नोटपैड में सम लिख गए। आ गया आंसर। परसेंटेज 100% आ गई। ओ सॉरी सॉरी, सम ये लिया है, सम इंटू 100 अपॉन टोटल ना, टोटल 500। हाँ, ओके ओके ओके। हम एस इक्वल टू 500 डिफाइन कर रहे हैं, भूल गए तो वही हमने सम उससे कर दिया था। हाँ डिफाइन कर, तो फिर हम सम लेंगे ना, इसीलिए सम और एस में डिफरेंस आ गया था। अलग डिफाइन करना, एस अलग डिफाइन करना पड़ेगा। इसको चेंज कर लीजिएगा। कर लिया। हम्म। इसी वजह से हो गया। सम 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 बोल रहे थे ना तो वो सम स्किप हो गया। हाँ, वही वही, यही तो होती है डिबगिंग, इसी को बोलते हैं डिबगिंग, मतलब एरर फाइंड करना। और बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग अगर आपको सीखनी है तो आपको डिबगिंग सीखनी जरूरी है। आपको कोई कोड दिया जाए तो आप उसे रन कराने से बेटर है पहले उसमें एरर। हम्म, हाँ वो होता है, और बहुत अच्छी जॉब भी होती है इसकी। अब सपोज करो आप वेब डेवलपमेंट में हो ना, तो किसी ने कोई वेबसाइट बना के पूरा रेडी कर दिया, अब टेस्टिंग फेज में जब आता है तो जो टेस्टिंग करता है ना वो क्या करता है, जानबूझ के ईमेल की जगह फोन नंबर डालेगा, फोन नंबर की जगह ईमेल डालेगा, जहां जो रिक्वायरमेंट है उससे अपोजिट डालेगा और चेक करेगा क्या एक्सेप्शन दिखा रहा है, क्या आपने इसका प्रॉपर एरर नोटिफिकेशन करा है। तो इसको कहते हैं डिबगिंग, ट्रबल शूटिंग बेसिकली। ओके डन। हाँ हाँ, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कुछ मैथ्स के फॉर्मूले में, लाइक हमें पावर फंक्शन निकालना है तो कल हमने बताया था ए की पावर बी, एक वो भी तरीका है, और दो और तरीके हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, एक ही आउटपुट आएगा, मतलब उसमें डिफरेंस क्या आएगा वो हमें दिखाना है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कभी।
क्या वो भरा है? देखिए क्या है? ये आपने तुमने पर को दो बार डिफाइन कर दिया, ये क्या है? हाँ, ये बताओ तुमने 40 20 30 ये अपने आप मैनुअली सम क्यों करा? ये तो एक वेरिएबल में रखा है ना, तो इनको लिखना चाहिए ना। ये क्या करता है? ये वाली लाइन तुमने क्यों लिखी है? तुम्हें मैनुअली सम नहीं करना है कुछ, ये अपने आप होगा ना। यहाँ पर आप एस लिखो सम लिख दो या सम लिख दो, ज्यादा बेटर है। सम इक्वल टू दिस और सम इक्वल टू 500। 500 मीन्स टू 4 सब चार है तो 400 कर दो, तुम्हें चार मिलेंगे। हम्म। ये सम निकालो ना। हाँ, तो सम निकालो, परसेंटेज का फॉर्मूला अब लगाओ। परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दिया, परसेंटेज प्रिंट करो। ये प्रिंट नहीं मिलता, प्रिंट कीवर्ड को कैसे लिखना? हाँ इसीलिए कीवर्ड यूज नहीं कर सकते अपने वेरिएबल में। अब आएगा परसेंटेज, अब परसेंटेज को प्रिंट कराओ और उसको रन करो। यहाँ पे सर आपको पर करना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पे प्रिंट तो आप पर करोगे ना, आपने परसेंटेज डिफाइन करते वो प्रिंट करेंगे ना, जैसे हमने अपने प्रोग्राम में प्रिंट कराया, सम करेगा परसेंटेज, द परसेंटेजेस करके पी या आराम 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 से करो, हो जाएगा आराम। कॉमा पी या ब्रैकेट जो है शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर। आ गया। ओके, 35% लाइन अच्छी है। हाँ, चार सब्जेक्ट है ना, इस वजह से इन्होंने चार सब्जेक्ट में 140 में 35%। ओके ना। अब देखो जो हम बताने जा रहे हैं वो समझो पहले। अब जैसे ए की पावर बी वाला प्रोग्राम करते हैं ना, हाँ ए की पावर बी का प्रोग्राम करते हैं ना, तो ए की वैल्यू हमने डिफाइन कर ली 25, बी की वैल्यू डिफाइन कर ली 2। हमें क्या करना है? हाँ, सर तुमने इतने शॉर्ट में कर लिया। इन्होंने एक वेरिएबल जो सम लिया है ना वो नहीं लिया, वो डायरेक्ट जिसने ब्रैकेट में बंद करके कर दिया। हाँ आपने क्या करा? आपको पहले सम को डिफाइन हाँ, करा, फिर परसेंटेज सम यूज करा। मैंने एक ही सम को सब्स्टिट्यूट करके ये वाला फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट इधर लिख दिया। अच्छा, तो डायरेक्ट ये कर दिया और आपने मतलब क्योंकि मैंने फॉर्मूला यूज किया, सीधा ही कर दिया, कोई बात ही नहीं। देखो एक तो कल अपने एक्सपोनेंट फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये पढ़ा था ना कि एक्सपोनेंट होता है ए की पावर बी, 25 की पावर 2 कितना आएगा? 625। ओके, प्रिंट और डायरेक्ट करते हैं इसमें, छोड़ो रिजल्ट के तो लिए। आपने दो कैसे लगा दिए एक साथ? कहाँ पर? दो कोलन एक साथ कैसे आए वहां पे? या आपने दो बार दो बार क्लिक करो, हाँ ठीक है। 25 की पावर 2 कितना हो गया? 625। इसका एक और तरीका है, अगर आप इसको लिखते हो तो आप ये लाइब्रेरी लगा सकते हो, इंपोर्ट मैथ। अब इसके बाद सेम चीज हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, ए की वैल्यू ऊपर दे चुके हैं तो कुछ और वेरिएबल ले लें। 23 ले लिया और क्यू ले लेते हैं इज इक्वल टू 2 ले लिया। ओके, अब हम यहाँ पे करते हैं लगभग में आर ई इज इक्वल टू व्हाट। हाँ, अभी 23 की पावर, सॉरी 23 का मतलब पी, पी की पावर क्यू, यही तो आएगा। अब इसको प्रिंट कराएंगे। अब देखो जब प्रिंट कराएंगे तो अभी तो हमें कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा दोनों में ना, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है। हाँ, अब हम इसको ऐसे करेंगे क्योंकि हमने इंपोर्ट मैथ लगाया है ना, तो हम ऐसे लिखें मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू और फिर लिखें पी कॉमा क्यू। अब देखें आंसर, देखो फ्लोट वैल्यू आई। मतलब हम सिंपल एक्सपोनेंट लगा रहे थे तो मेरे पास इंटीजर वैल्यू आ रही थी, हाँ, और जब हमने फ्लोट वैल्यू लगाई, मतलब पीओ मैथ डॉट पीओ डब्ल्यू लगाया तो हमारे पास फ्लोट वैल्यू आई। प्लस एक और वेरिएशन है, देख लो, एक और वेरिएशन है। ये वेरिएशन आपसे मल्टीपल टाइम पूछे जा सकते हैं क्योंकि एक ही प्रोग्राम के यहाँ तीन तरीके हैं आपके पास। चलो इंपोर्ट मैथ नहीं लगाते हैं, हमने इंपोर्ट मैथ नहीं लगाया, ठीक है। अब देखो
हाँ अच्छा चलो एक्स वाई करते हैं, अभी डिफरेंस आएगा, एक्स वाई कर दो। अब देखो, अब यहाँ पे भी जेड आएगा, अब डिफरेंस आएगा। हाँ क्यों, क्योंकि हमने पीओडब्ल्यू जो यूज करा है, पीओडब्ल्यू का मतलब है ये लॉजिक। हाँ, और मैथ डॉट पीओडब्ल्यू का मतलब है जो भी रिटर्न होगा फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तीनों में डिफरेंस पता चला। अगर हम केवल एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो हमने कल पढ़ा था वो यूज करते हैं तो हमें क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर। अगर हम मैथ डॉट पीओडब्ल्यू रिटर्न करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा, फ्लोट। और अगर हम ओनली पीओडब्ल्यू लगाएंगे, मैथ डॉट नहीं लगा रहे, तब भी हमें क्या रिटर्न हो रहा है, इंटीजर। ये तीनों नोट करो, ये डिफरेंस है। हाँ हाँ हाँ, क्या लिखे तब, तब तो वो वैल्यू देगा। लेकिन अभी मैथ हमने एक ही नंबर इंटीजर पे ही तीनों डिफरेंस दिखाए हैं। अगर हम यहाँ 25.2 कर दें तो आपका ये कहने का मतलब है देखो आंसर आ गया। वो तो फ्लोट की वैल्यू फ्लोट दे रहा है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट इंटीजर की वैल्यू भी फ्लोट दे रहा है, देखो। हाँ, इसी में नोट कर लो और पॉइंट आउट कर लेना कि अगर आप एक्सपोनेंट इंटीजर पे लगाओगे तो इंटीजर मिलेगा, लेकिन मैथ डॉट पीओडब्ल्यू लगाओगे तो फ्लोट ही मिलेगा। एक क्वेश्चन अराइज होता है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीओडब्ल्यू एंड मैथ डॉट पीओडब्ल्यू, कि मैथ डॉट पीओडब्ल्यू एट एनी कॉस्ट आपको क्या रिटर्न करता है, डेसिमल वैल्यू। ओके, वो तो बाय डिफॉल्ट आ ही रहा था वहां पर। डेसिमल अभी हम आपको डेसिमल की जो डिजिट्स है ना उनको भी सेट करना बताएंगे आगे। बाय डिफॉल्ट वैसे होती हैं 12, लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन यूज कर रहा है इसलिए ऐसे दिखा रहा है। अब 12 में से हमें कितनी रखनी है वो भी हम सेट कर सकते हैं, वो भी मिलाएंगे उस पर आप। बाकी लैंग्वेजेस में पता है ये डबल एक्सपोनेंट नहीं होता था, बाकी लैंग्वेजेस में एक ही पावर भी होता था, कैरेट सिंबल, जो आपके पास यहाँ पर होता है 6 पे। सी लैंग्वेज में, हाँ सी लैंग्वेज में अगर आप एक ही पावर भी लगानी है तो आपके पास ये मैथ में भी तो आप ऐसे ही लिखते हो पावर, लेकिन यहाँ पर डबल दे दिया। और अभी जो नई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आ रही है रिएक्ट जेएस वगैरह पे भी आप डबल स्ट्रिक ही लगाते हो पावर के लिए। रिएक्ट तो मेटा की बनाई हुई है ना, रिएक्ट। मतलब समझो रिएक्ट जेएस आ जाने से आपका कोड बहुत शॉर्ट हो जाता है। आपको मेन्यू बार बनाना है, अगर आपको नॉलेज नहीं है मेन्यू बार बनाने के लिए, आप बहुत लंबा कोड करोगे, लगभग 1,000 1,500 लाइन का कोड करोगे तब मेन्यू बार बनेगा। लेकिन रिएक्ट जेएस में विद इन 2 और 3 लाइन्स आपका मेन्यू बार बन जाएगा। हाँ, बूट स्ट्रैप है, इसमें बूट स्ट्रैप यूज करते हैं। अब इसमें एक और चीज बताते हैं अभी। ये तो हो गया पावर फंक्शन, याद रखना पावर फंक्शन किस तरह से कहाँ कहाँ कब यूज करते हैं। शेयर हो रही है ये वाली, शेयर हो रही है। क्या होगा रहा, कोई प्रॉब्लम? ओके, देखो एक्स वाई लिखना, जेड इक्वल टू पी और डब्ल्यू लिखा, कैपिटल जेड क्यों लिखा है? ओके ओके, तो वो टाइपिंग लिख लिया, तीनों के डिफरेंस आपसे उस नोटबुक पे कमेंट पे लिख लिया। तो दोनों एक साथ हाँ।
हाँ शिफ्ट दोनों एक साथ हैं, शिफ्ट होल्ड करके एंटर दबाना है ना, शिफ्ट प्लस एंटर हाँ, दबाना आप सिर्फ छोड़ देते हो तो गड़बड़ हो जाएगा। शिफ्ट और एंटर लिख लो, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कमेंट में लिख लो कि क्या करता है ये। है। फिर अभी हम बेसिक प्रोग्राम बता रहे हैं तो आपको कल, हाँ, अब जैसे आपने मैथ डॉट पीओडब्ल्यू जहाँ लिखा है ना, ऑलवेज रिटर्न और डेसिमल वैल्यू, इसी के बाद कोई हैश कर देना। ऑलवेज रिटर्न और डेसिमल या फ्लोट वैल्यू। जैसे हमने इंपोर्ट मैच कर लिया, हाँ, अब एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा नहीं इसे डालने नहीं, इंपोर्ट करने का मतलब क्या है, अगर आपके प्रोग्राम में आपको कोई एडिशनल लाइब्रेरी चाहिए, कुछ एडिशनल वर्क करना है, तो आपको इंपोर्ट। हाँ मान लो मैंने उस सेल में जो 14 सेल है हाँ उसमें मैंने डाल लिया, इंपोर्ट कर दिया। अब जो नीचे 11 सेल है हाँ, इसमें वो आप है वहाँ पे या नहीं वो है? एक बार पूरी नोटबुक में आ जाएगी तो रहेगी। रहेगी, हाँ। तो मतलब इसे हटाना पड़ेगा। अगर आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ मैथ डॉट नहीं यूज करा ना। अगर आप कोई भी लाइब्रेरी अपनी नोटबुक में, अभी आप जब पढ़ोगे आगे तो आपको बताया जाएगा कि सबसे पहली जो सेल होती है ना, उसमें जितनी लाइब्रेरीज आपको इंपोर्ट करनी है सब पहली एक सेल पे ले आओ। पहली सेल पे सारी लाइब्रेरीज आती है। आफ्टर डेट हम अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं लॉजिक। सर इसमें क्या लिखेंगे 13 वाला में ऑलवेज रिटर्न सिर्फ ये इसमें तो थोड़ा तो इसमें आपने लिखा ना हाँ, इसमें यहाँ पर ऑलवेज नहीं, रिटर्न एज द इनपुट डायरेक्ट, इनपुट डायरेक्ट, जैसा इनपुट आता है वैसा आउटपुट दे रहा है। इंटीजर आएगा तो इंटीजर देगा, फ्लोट आएगा तो फ्लोट देगा, इस तरह का। हाँ ठीक। अब अच्छा, इनपुट मैथ हमने पढ़ ही लिया है, तो एक और हम टास्क कर सकते हैं, लाइक किसी नंबर का अंडर रूट निकालना है, किसी भी नंबर का अंडर रूट निकालना है, तो ये टास्क कर सकते हैं ना आराम से। और इसके लिए आपने जैसे यहाँ पर इस पूरी नोटबुक में एक जगह आपने इंपोर्ट मैथ लिख दिया है ना, देखो, तो अब हमें दोबारा इंपोर्ट मैथ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लिख चुके हैं। जैसे n इक्वल टू, सपोज करो हमने लिखा 98, n इक्वल टू 98 है बेटा, ओके। हमने कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, z ले लिया, इज इक्वल टू, लिखा क्या, मैथ डॉट SQRT, ब्रैकेट में n पास कर दिया। फिर अब z को चाहे प्रिंट कराओ चाहे ऐसे लिखो। देखो आंसर। अब आपको यहाँ पे ये दिखा डेसिमल के कितने डिजिट तक आ रहा है, 12, बल्कि इसका कंपाइलर थोड़ा एडवांस है, 15 डिजिट तक दे रहा होगा। जो इससे छोटे वर्जन्स के रहते हैं ना, जैसे लिटिल बिट टूल होते हैं जो पाइथन रन कराने के लिए, वो 12 ही डिजिट देते हैं। अच्छा, इसी प्रोग्राम को दूसरे तरीके से करके देखें, शायद आता है कि नहीं आता है, चेक करते हैं। देखो, SQRT को हम सेपरेट नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन हम POW को सेपरेट यूज कर रहे थे ना। SQRT सेपरेट यूज नहीं हो सकता। SQRT को यूज करना है तो यू हैव टू राइट मैथ डॉट SQRT। ये आपको दिखाना था कि ऐसा ना हो कि आप ये समझे मैथ डॉट POW यूज करा और POW यूज करा, दोनों अलग अलग यूज कर रहे थे, तो SQRT भी इस तरह से कर सकते हैं। नहीं, SQRT अगर यूज करना है तो यू हैव टू राइट मैथ डॉट SQRT। ओके, एक मिनट, अभी नीचे कर रहे हैं, इसको हटा दो सर। ठीक है, राइट। अच्छा तरुण, SQRT के अंदर कोई नेगेटिव नंबर पास करके देखो क्या एक्सेप्शन लिखा था। तो मैजिक नंबर चला जाएगा ना। देखो ना क्या आ रहा है, क्या आएगा। चेक कर लो। -16 लिखना। माइनस से लिख के देखो, पास करो, देखो आंसर क्या, देखो ये तो देखना है कि आंसर क्या आएगा उसमें।
क्या होगा? नहीं सर ये दूसरा अच्छा, यहाँ माइनस में भी नंबर लिख देते बोलो सर हाँ, अब देखो क्या आउटपुट आता है, क्या देगा बता। सर ये नेगेटिव हाँ। वाला यूज नहीं कर सकता हाँ, नेगेटिव के लिए हमें, हाँ, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव ना होगा तो इमेजिनरी आएगा, वो उसको डोमेन के नहीं, रेंज में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो समझ में आएगा? पहले ही बोल दिया था कि कभी भी वो यूज अंडरस्कोर यूज नहीं होगा नहीं, अंडरस्कोर नहीं है, नेगेटिव नंबर है, हाँ नेगेटिव जो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का अंडर रूट इमेजिनरी होता है, तो इमेजिनरी नंबर को पहले नहीं डील करता यहाँ पर, लिख लीजिएगा एक्सेप्शन में से कमेंट में कि ऑलवेज प्रोवाइड अ पॉजिटिव नंबर। अभी इसके बिहाफ पे हम एक और प्रोग्राम कर लेंगे ना, इसलिए हमने ये चीज पहले दिखाई है। ओके डन। अच्छा, ये तो हो गया हमारे डिफॉल्ट वैल्यू से ना, कि पहले से ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, पहले से वैल्यू पता है ना। लेकिन अगर देखा जाए एक्चुअल रियल टाइम एनवायरनमेंट में, तो ये मेरे प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं जो वैल्यू हम प्रोवाइड करें ना, रन टाइम पे वैल्यू प्रोवाइड करें, उस वैल्यू का सम हो, उस वैल्यू का कैलकुलेशन हो ना। तो अब चलते हैं, हेडिंग लिखेंगे आप लोग, रन टाइम वैल्यू प्रोग्राम, रन टाइम वैल्यू प्रोग्राम्स। रन टाइम वैल्यू प्रोग्राम्स। रन टाइम वैल्यू का मतलब आपको तभी समझ में आएगा जब आप पहला प्रोग्राम देख लोगे। अब ये क्या करेगा, हमसे मांगेगा वैल्यू। अब कैसे, इसके लिए थोड़ा सा सिंटेक्स है, वो पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसके आगे डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा सिंटेक्स पढ़ते हैं। हाँ, पर्टिकुलर सेलेक्टेड एरिया का फॉन्ट साइज कैसे इंक्रीज करते हैं इसमें? या देखो, इसमें हमने फॉन्ट ऑन पे एक्सपेरिमेंट नहीं करा जाता, हमने कोडिंग पे एक्सपेरिमेंट करे हुए। कोडिंग में इतने एक्सपेरिमेंट किए ना, कोडिंग में आप एक्सपेरिमेंट पूछोगे मजा आएगी बताने में। अब देखो, इनपुट के लिए हमारे पास एक फंक्शन है इधर। कौन सा फंक्शन है? इनपुट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन। ये फंक्शन है हमारे पास रन टाइम वैल्यूज के लिए। इसको कैसे यूज करते हैं देखो, वो नहीं नहीं, वो हम आपको हेडिंग है केवल। फॉर इंटीजर, अगर आपको इंटीजर वैल्यू इनपुट करानी है तो आप क्या लिखोगे, ए या जो भी वेरिएबल आप सामने ले लो, इन इनपुट मैसेज, जो भी आप लिखना चाहो, कि एंटर अ नंबर, एंटर द वैल्यू, जो भी आप मैसेज चाहो वो मैसेज लिख सकते हो फॉर इंटीजर। इंटीजर यू हैव टू स्पेसिफाई देयर इंट। ओके, क्यों स्पेसिफाई करा इसका भी रीजन बताते हैं। जब भी आप इनपुट वाला प्रोग्राम रन कराते हो तो बाय डिफॉल्ट निकल के आती है स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट क्या निकलती है? स्ट्रिंग। जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो ना गूगल, या उस पे जाके कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो, तो बाय डिफॉल्ट जो डेटा पे पहुंचने वाला होता है वो क्या होता है? स्ट्रिंग। हमें उसे कन्वर्ट करना आता है अपने डिजायर डेटा टाइप। सपोज करो किसी ने फोन नंबर भरा है, अब फोन नंबर भरा है, वो मेरे डेटाबेस में एज अ स्ट्रिंग पहुंच जाएगा। हम क्या करेंगे, वहां से लाने से पहले इसे कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे? इंटीजर या कोई नंबर्स में। ओके, अब आते हैं, अगर आपको सपोज करो फॉर डेसिमल वैल्यूज, अगर आपको फ्लोट यानी पॉइंट वाली वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या लिखना है? हाँ, फ्लोट इनपुट मैसेज, जो भी मैसेज आप देना चाहो वो आप पर डिपेंड करता है, नहीं दो तो ब्लैंक छोड़ दो, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया इंटीजर के लिए, हो गया फ्लोट के लिए। अब अगला आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग या नेम वगैरह जहां एंटर करने होते हैं ना, उनके लिए नहीं एसटीआर डालने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने कहा ना बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही होता है, तो हमें केवल लिखना है इनपुट डन। मैसेज लिखना हो तो लिख सकते हो अंदर, कोई ऐसी इश्यू नहीं। ये कॉपी पे नोट कर लो क्योंकि बहुत बार हम यूज करने वाले हैं। इस पे रख के लिखो।
एक ब्रैकेट और लगाओ, तुमने एक ब्रैकेट कम लगाया। हाँ, ब्रैकेट्स का जरूर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर दो ओपन है तो दो ही क्लोज होने चाहिए। अभी ये जितने सारे प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ये सब करते हैं हम रन टाइम वैल्यू से। सारे प्रोग्राम रन टाइम वैल्यू से करते हैं। डन। क्लियर। ओ, देखें इसे अपने प्रोग्राम में कैसे हम यूज करेंगे। अब हमने सी इक्वल टू ए प्लस बी वाला प्रोग्राम फिर से कर, लेकिन ए और बी हम डिफाइन नहीं करेंगे, 50 60 20 30 से डिफाइन नहीं करेंगे। क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, या हम उस पे नोटपैड पे करें, आप लोग ट्राई करो इस पे। हाँ, क्योंकि आप ऐसे आउटपुट आपको दिख जाएगा ना तो कंफर्म हो जाता है, उस पर ट्राई कर। ये लिख लिया था ना? ठीक। देखो, ए हमें इनपुट कराना है ना, ए इक्वल टू इंट इनपुट मैसेज लिख दो, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो जिससे हमें ये पता लग जाएगा हमसे किसकी वैल्यू मांग रहा है, ए की वैल्यू मांग रहा है। ऐसे ही हम लिखते हैं बी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ए और बी की वैल्यू हो गई, देन सी इक्वल टू ए प्लस बी। सम कर दिया, प्रिंट द वैल्यू ऑफ, या ऐसे लिख दो द सम इज सी। ट्राई करो, देखो क्या आता है। जब ये पहला प्रोग्राम आप रन कराओगे ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रन टाइम वैल्यू का। रन करो इसे। कोई भी मैसेज लिख सकते हो, ऐसा कोई डेफिनेट नहीं है कि यही मैसेज लिखो। आप इंट लगाओ, आप फ्लोट लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये केवल एक क्राइटेरिया है। तो एंटर द वैल्यू ऑफ ए जो है, मतलब वो तो लिखेंगे ना सर? आप मैसेज अपने हिसाब से लिखो, हमने अपने हिसाब से लिखा। आप लिख सकते हो एंटर द नंबर, एंटर द फर्स्ट वैल्यू, एंटर द सेकंड वैल्यू, ये भी लिख सकते हो। तो नंबर जो मैसेज है ना, वो कस्टमाइज है। गलत लगा रहे हो, दोनों में दो दो ब्रैकेट क्लोज है, तुमने एक ही एक ब्रैकेट क्लोज करा। देखो, आगे समझ में है? रन टाइम पे वैल्यू आपसे मांगी थी ना उसने, एंटर द वैल्यू आप प्रिंट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप कोई नंबर यहाँ पे दीजिए, नंबर प्रोवाइड करिए, एंटर करिए। दूसरा नंबर मांग रहा है, दूसरा नंबर दीजिए, एंटर करिए, आंसर। एंटर द वैल्यू ऑफ ए। हाँ, एक की कोई वैल्यू एंटर करिए, कोई भी नंबर एंटर करिए, एंटर। बी की वैल्यू एंटर करिए, एंटर, आंसर। आंसर नहीं आया क्योंकि तुमने आंसर लाया ही नहीं, तुमने पूरा प्रोग्राम लिखा ही नहीं।
देखो अच्छा अच्छा हाँ सर वो प्रिंट प्लस हम वो भी लिखना था। हाँ, c इक्वल टू a प्लस b भी नहीं लिखा तुमने सही से। देखो आगे बेटा हमने रन टाइम वैल्यू क्या होती है। अब दूसरा जो आपने SI इक्वल टू BRT बाय 100 का करा था लास्ट ऊपर लेके, आपने नहीं करा था ना, आपने नहीं करा, आप लोगों ने करा, ट्राई करो। सिंपल मैथ्स हम्म, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला होता है तो अप्लाई करेंगे पी और टी की वैल्यू डिफाइन कर दीजिए फिर एसआई का फॉर्मूला डिफाइन कर दिया जो होगा। हाँ तो अब ये इनपुट लेके करो। p की इनपुट लो, r फ्लोट में इनपुट लो, t इंटीजर में इनपुट लो, और फिर उसके बाद कैलकुलेट करके आंसर दो। अभी क्या दिखा रहा है देखो, दाल चावल इन्वर्टेड कॉमा भूल गए स्टार्टिंग में, दाल से पहले देखो th से पहले कोई भी डेटा टाइप ले सकते हो, डेफिनेट मत रखना कि इंटीजर ही लेके चलेंगे लोग। जो मैं तो वो ले रहा हूँ जो पॉसिबल है हाँ जो पॉसिबल है बिल्कुल सही। रियलिस्टिक हमें हमें वही चीजें हमें एज्यूम करनी होती है ना कि ये आ सकता है, वही एज्यूम करनी होती है। आया ना। चलो अब जो आपने ऊपर सिंपल इंटरेस्ट बनाया था ना ये तुमने, आ जाओ। ये बनाया था ना। अब p की वैल्यू अपने आप से इनपुट लो, r की वैल्यू इनपुट लो, t की वैल्यू इनपुट लो, कैलकुलेट करो, प्रिंट करो। और ये वाला आपको रन टाइम से करना है। सेम वही लिखा हुआ है, बस ये वैल्यू प्रीडिफाइन थी वहां पर रन टाइम वैल्यू से। रन टाइम वैल्यू ये जो अभी आपने इनपुट करा था ना, a की वैल्यू b की वैल्यू रन जब कर रहे थे तब आपने दी वही रन टाइम वैल्यू। ठीक है, रन टाइम वैल्यू का मतलब है जब आप रन करो आपसे पूछे यानी नंबर चाहिए। हाँ तो you just copy this हाँ कॉपी कर सकते हैं। हाँ अब यहाँ पर ये नंबर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए, हमें पूछेगा हमें इनपुट ये लिखना है। अभी जैसे ऊपर वाले में करा ना, enter the value of a एंटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, principal ऐसे हाँ ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। ऐसे ही आर में फ्लोट लगा, फ्लोट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ द रेट, फिर एंड इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ द टाइम। जिससे मैसेज ये बताता है मुझे क्या रिक्वायरमेंट करो। सर ये मतलब मेरे को हाँ फ्लोट इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लोट ले रखा है। हाँ जो देखो हमें कहा ना इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, सबसे टॉप प्रायोरिटी किसकी होती है, फ्लोट की होती है। टॉप प्रायोरिटी किसकी है, फ्लोट की। अगर आपके पास 3 नंबर हैं, एक कंटेनर में 3 नंबर है, उसमें से 2 इंटीजर है और एक फ्लोट है, लेकिन उस पूरे कंटेनर का डेटा टाइप उस क्या बताएगा, फ्लोट। 1000 में से एक भी फ्लोट हो गया तो उसे फ्लोट होना ही पड़ेगा हाँ। क्योंकि उसे हटा तो देगा डेसिमल को। बस वही है। आपने 4 लिखा तो 4.0, हाँ दैट्स इट। मतलब अगर बनाओ ये लगा क्या, एवरेज से बनाओ, 3 नंबर एवरेज लो, फ्लोट में लेना तीनों नंबर, तीनों नंबर फ्लोट में लो, बताओ। फिर तुम वही कर रहे हो, 2 पैकेट है, एक पैकेट क्यों लगा रहे हो। हाँ उसको यूज करके उसको नहीं करा ना। ऊपर की नहीं करा, ऊपर वाली लाइन में इसीलिए शुरू से लिखा था प्रैक्टिस का बारे में। आपको तीनों नंबर फ्लोट में लेने हैं और फ्लोट में लेके आउटपुट निकालना है। तुम्हारा ब्रैकेट क्या बोला उसके बाद कर रहा है क्या मैं शिफ्ट से इसके साथ ही होता है।
आपको क्या चाहिए होगा? फर्स्ट की वैल्यू ना टी की वैल्यू 2000 ऐसे लिख दो तुम इंटीजर दिया ना, लिख दो 3000 हाँ एंड वैल्यू होता है लिखो 7.5 लेकिन इंटीजर दिया तुमने तो 7 लिखो एंड ऐसे तुमने टी की वैल्यू इंटीजर दी है वो भी ले लो 3 एंड देखो आंसर आ गया। अब रन टाइम वैल्यू समझे कि हमसे रिक्वायरमेंट कर रहा है पहले जो फिक्स नहीं है वैल्यू पहले फिक्स वाला दे पहले पहले तो हाँ मैनुअली दे रहे हैं। मैनुअली ओके चलो एवरेज को बनाओ ऊपर एवरेज को बनाया था उसको एवरेज को बनाओ क्या कर बेटा आपने हाँ भी कर रहे हो आपका लेकिन लॉजिक गलत है एवरेज का जो भी इसने बताया था वही लॉजिक आपने लगा दिया आपको ब्रैकेट पहले लगाना चाहिए डिवाइड बाय 3 बाद में लगाना चाहिए ब्रैकेट a प्लस b प्लस c देन ब्रैकेट देन डिवाइड बाय हाँ अब करो अब आया ना समझ रन टाइम धीरे धीरे आएगा इसलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं टॉपिक पे एक प्रोग्राम बना के उसे खत्म नहीं कर रहे एवरेज वाला बनाओ मैं ये सोच रहा हूँ कि मान लो मैं पहले से प्री डिफाइंड नहीं चाहता कि ये सिर्फ 2 वैल्यू एक्सेप्ट करे या 4। नहीं वो हम लूप में आपको बताएंगे हाँ। वो चीजें हम लूप चलाएंगे ना तब लूप में अगर सपोज करो आपने लिख दिया 10 तो आपसे 10 वैल्यू मांगेगी सर एवरेज में तो आइडेंटिटी नहीं है इनपुट नहीं आएगा। एवरेज में इनपुट आएगा लेकिन फ्लोट int की जगह फ्लोट लिखो सर मैं int भी ले सकते हो लेकिन फ्लोट लिख के करो देखो क्या नहीं मतलब मैं चाहता हूँ कि चाहे मैं 1 डालूं चाहे मैं 10 डालूं मेरी मर्जी होनी चाहिए फॉरवर्ड में। वो लूप से ही चलता है लूप में हम लोग ऐसे होता है लूप चलाते हैं जब तक आप कहोगे नहीं कि हमें कुछ करना है तब तक आपसे नंबर लेते रहेगा जैसे चैटबॉट नहीं होता है जब तक आप क्वेरी करते रहो तब तक क्वेरी करता रहता है और जैसे ही आप कहते हो अच्छा बाय चैटबॉट का आंसर बना तो वैसे ही तो जब भी हम बेसिक्स में चल रहे हैं अभी हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे आज हमने पहले से देखो नोटबुक इसलिए रेडी नहीं की थी क्योंकि हम चाहते थे आप प्रैक्टिस करो और आपके सामने हम बनाएंगे ना जैसा लॉजिक वैसे ही आप डेवलप करोगे ओके एवरेज आ गया क्लियर हुआ है चलो अगला प्रोग्राम जो है एवरेज के नीचे वो वाला ट्राई करो पावर वाला होगा मेरे ख्याल से दो वैल्यू इनपुट लो पावर निकालो एक पावर की तो लेकिन मैसेज थोड़ा सा चेंज कर देना मैसेज ऐसे करना देखो a की पावर b जब लिखते हैं तो a क्या होता है बेस b क्या होता है एक्सपोनेंट तो मैं मैसेज ऐसे लिखता हूं एंटर द वैल्यू ऑफ द बेस a के लिए b के लिए क्या लिखोगे एंटर द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट फिर उसके बाद थोड़ा सा मैसेज अच्छा लगेगा फ्लोट दिया तो पॉइंट देते हैं 7.5 दे दो आंसर अब अगला वो ये हो गया अब वो पावर वाला हमने बताया था इसके नीचे देखो जो भी ये एवरेज वाला हो गया इसके नीचे चलो इसके नीचे अच्छा वो परसेंटेज वाला छूट गया परसेंटेज और ये वाला है ये वाले को इनपुट से करो इसको इनपुट से ट्राई करो इसे इनपुट से ट्राई करो आप इसको लिखते हैं ना क्योंकि अभी तो कुछ चल ही नहीं रहा पॉज रिकॉर्डिंग क्योंकि अब हमें जो दिखाना है उसी से रिलेटेड एक लॉजिक आपको बताना है हमें कहाँ से रखना है? जो आपने एसक्यूआरटी वाला बनाया था उसको बनाइए एक बार इंटीजर इनपुट दीजिए एक बार फ्लोट इनपुट दीजिए आउटपुट चेक करिए फिर हम बताते हैं उसमें हमें और आगे क्या प्रोग्राम बनाना है पर लेकिन ये दोनों ही प्रोग्राम एक से बन सकते हैं आपको मालूम है फ्लोट से चलाओगे तो इंटीजर भी दे सकते हो एज वेल एज फ्लोट भी दे सकते हो
क्योंकि बेस क्यों, हाँ बताओ कोई प्रॉब्लम। भरत एनी प्रॉब्लम? पूछिए पूछिए, हमने तो पूछिए हाँ आपने एक ये गलती है ना, देखो ये ब्रैकेट में ऐसा लिख रहा है, पूरी गलती पता चल रही है, क्या है गलती? फर्स्ट टाइम ये देखो, ये कहाँ से लगा है दूसरा, हाँ, ठीक है नंबर दो यहाँ पर, और पेंट लिखा है तो पेंट ही दे पाओगे, अगर फ्लोट लिखा होता तो दोनों प्रोवाइड कर सकते हो। अब एक डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा है मैथ में, डिस्क्रिमिनेंट, हाँ d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो a b c की वैल्यू इनपुट कराइए और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करिए, a b c की वैल्यू इनपुट कराइए और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करिए। और सबको इंट में रख के चलिएगा अभी बेसिक में। डिस्क्रिमिनेंट पता है ना, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इंट में लेके चलो अभी, फिर बाद में जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब उसको लोड में कर लेंगे। ए बी सी तीन वैल्यू इनपुट करा लिया, हाँ हाँ कराइए। माइनस 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 4ac, हाँ अब जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे ना उसके अकॉर्डिंग कोई रिजल्ट निकलेगा, और इसके अकॉर्डिंग हम आगे के प्रोग्राम्स कुछ बता पाएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी इंटू बी माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, इस तरीके से कर लो। तो अब जो नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे उसके आगे का कॉन्सेप्ट है। आप स्क्वायर के लिए एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, एज वेल एज बी इंटू बी भी कर सकते हो। हाँ हाँ देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए इंटू सी, ए सी नहीं समझता ना ये, 4 इंटू ए इंटू सी लगाइए, हाँ इसके पहले भी लगाइए, 4 के बाद, 4 के बाद ए से पहले, हाँ ओके नो, और हाँ बी इंटू बी, ओके। पूछने से कभी घबराना नहीं, ये ध्यान रखना। क्या हुआ, एरर आ गई, आउटपुट आया?
ये कुछ हाँ एम्बेडेड देखो ना, ये एम्बेडेड कॉमन यहाँ लगाया थी, ये एम्बेडेड कॉमन कहाँ लगेगा? रिंग तो आपने यहीं से हाँ। स्टार्ट कर कलर बदल जाता है तो पूरी समझ आ जाता है। मैं सोच ही रहा था घर नहीं बदला। नहीं अभी डिफरेंट एक्सरसाइज आपको देंगे, कल आपको ट्रांसफर करेंगे, उसमें इतने प्रोग्राम्स होंगे कि आप उसे रन करो, उनकी एरर चेक करो। तो आगे भी अच्छा ये कौन से बी स्टार बी क्या होता है? 20 पर ऐसे ही हाँ नहीं तो स्मार्ट सही। ए माइनस नहीं बी स्टार बी ए स्टार कुछ माइनस में लगे इनटू कर रहा है ना, वो इनटू ए इनटू सी जैसा भी ऐसे नहीं करना। ये ये वाला सिंटेक्स VS कोड में भी फॉलो हो जाता है, प्रिंटिटी जो तुमने लिखा अलग अलग टूल पे अलग अलग सिंटेक्सेस फॉलो कर लेता है, कोई भी तीन वैल्यू प्रोवाइड करे। पॉइंट में तो नहीं आएगा, पॉइंट पे पॉइंट पे नहीं आएगा। नहीं डिवाइड है कहां से पॉइंट पे? ये रन कैसे कर दिया है? सी इज इक्वल टू इनपुट इनपुट कैसे चल रहा है इसका? अब स्ट्रिंग ले लेकर ना एरर दिखाएगा, जोड़ेगा फिर कहीं एरर देखो, नीचे चलो एरर देखो भाई आईडी इनपुट str वाली ना, इन्होंने इंट स्पेसिफाई नहीं करा है ना, तो स्ट्रिंग लेगा, स्ट्रिंग को तो कैलकुलेट करेगा नहीं, तो एरर दिखा दी उसने। इसे इंट करो, इसे सर अरे सी इज इक्वल टू इनपुट इनपुट लिख दिया। अच्छा अच्छा ऊपर ऊपर वाली लाइन कहाँ है? ये वाला देखो ना, इनपुट यहाँ पे हुआ, यहाँ तो इंट आएगा ना। हाँ 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 अच्छा एक और चीज माइनस में आ रहा होगा ना, अभी अपने रन कराया वो तो माइनस में आई होगी ना डी की वैल्यू। क्योंकि अब बी जब की वैल्यू बहुत हाँ छोटी है ना। कल हम जब प्रोग्राम करेंगे उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड करने का, तो उसमें ये कंडीशन लगाएंगे कि अगर मेरे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो वहां पे आंसर क्या दो, रूट्स कांट बी कैलकुलेटेड या रूट्स आर इमेजिनरी। लेकिन अगर 0 से बड़ी आती है, मतलब माइनस नहीं आती है, 0 या 0 से बड़ी आती है, तो हमें कैलकुलेशन लगानी है और हमें अपने रूट्स निकालने हैं। अभी हम वो प्रोग्राम कर रहे थे ना, तो अभी आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जितनी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं माइनस में आता, डोमेन एरर डोमेन एरर डोमेन एरर आंसर आता। कल हम इस एरर को डील करेंगे, हम ये डील करेंगे कि अगर नेगेटिव आती है डी की वैल्यू तो हमें एक्सप्लेन करो कि रूट्स आर इमेजिनरी। हाँ ना, वो डाल देंगे ना, ट्रू फॉल्स हाँ वही यूज करेंगे, तो उसके लिए नया कॉन्सेप्ट है, हेडिंग लिखो कंपैरिजन ऑपरेटर। हेडिंग लिखो कंपैरिजन ऑपरेटर, आज की थ्योरी लिखवा देते हैं जिससे कल उसके प्रोग्राम में हम आ सके, ठीक है? कंपैरिजन ऑपरेटर छोटा ही सा पार्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है उसका। पाइथन कहाँ गया? पीपीटी पाइथन यही है। नहीं ये वाली तो मेरी बनाई हुई थी। किसमें? जो आपने कैप्शन बताया था उस कैप्शन को सिर्फ लास्ट फॉन्ट साइज बड़ा कौन से बड़ा कर दे। हेडिंग ऊपर अब इसका आपको तो अगर आप यहाँ से जाओगे कोड में हेडिंग आपको दिख जाएगी, हेडिंग ऑप्शन नहीं आ रहा है मामलों में से इसमें अच्छा हेडिंग आती है मामलों में ऐसे हो गया बड़ा बड़ा हमारे में जो पुराने है ना उनमें देखो हेडिंग्स आती है, हेडिंग्स नहीं आती। चलो बड़ा नहीं करो, कमेंट्स वैसे ही समझ में आ जाएगा, नहीं तो फालतू में कंफ्यूज होकर रहोगे। ओके चलो अब देखते हैं जो हमें कल का टॉपिक है वो आज हम थोड़ा सा कवर करना चाहेंगे। ये सर ये पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप में है आएगी, जब पूरी हो जाएगी तो हम करेंगे आपको, ये पूरा नहीं हुआ है ना इसलिए मैं नहीं कर। अरे एक मिनट और भी, पीपीटी स्टार्ट हो गई ना मेरी, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो हो रही है।
बट ये स्क्रीन नहीं शेयर होगी, तो इस स्क्रीन को पहले हम शेयर करें पीपीटी वाली, उसके बाद हम रिकॉर्डिंग तो चल रही है, रिकॉर्डिंग लगातार चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम इसको स्लाइड शो करेंगे ना, फ्रॉम करंट स्लाइड। देखो, कंपैरिजन ऑपरेटर, आपने सिंगल ऑपरेटर पढ़ा था ना, सिंगल इक्वल पढ़ा था ना। सिंगल इक्वल क्या करता था? सिंगल इक्वल क्या करता था? असाइनमेंट ऑपरेटर होता था ना, ए इक्वल टू 5, यानी 5 में स्टोर हो जाता था, जैसा अभी तक कर रहे हैं सारे प्रोग्राम्स। लेकिन कहीं अगर डबल इक्वल लगा दे तो डबल इक्वल क्या करता है? कंपैरिजन करता है कि लेफ्ट में क्या है और राइट में क्या रखा है। लाइक अगर हमने लिखा a इक्वल टू 2, यानी 2a में स्टोर हो गया, लेकिन हम लिख रहे हैं a डबल इक्वल टू, मींस हम चेक कर रहे हैं a में क्या रखा है और सामने 2 रखा है। a में अगर मान लो जैसे 5 रखा है और सामने 2 रखा है, तो ये कंपैरिजन सक्सेसफुल तो हुआ नहीं। जब दोनों वैल्यू सेम होंगी तब वो आपको आंसर देगा, जब दोनों वैल्यू डिफरेंट होंगी तब आपको आंसर फॉल्स मिलेगा। देखिए वो लिखा हुआ है डबल इक्वल टू 5। तो डबल इक्वल का यूज समझे, इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल एंड सिंगल इक्वल। डबल इक्वल इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर, वो चेक करता है कि दोनों वेरिएबल में क्या वैल्यूज रखी हैं और उनको कंपेयर करता है। सिंगल इक्वल स्टोर कर लेता है, जो भी आप सामने लिखते हो वो अपने वेरिएबल में स्टोर कर लेता है। एक बट डबल इक्वल में डिफरेंट डिजिट्स रहेंगे तो वो फॉल्स बोले, डिफरेंट डिजिट फॉल्स। अब 10 डबल इक्वल 10 लिखोगे तो 2 लिख के देखो, आपकी नोटबुक ओपन है, उसमें लिख को देखो, प्रिंट के अंदर लिखो 10 डबल इक्वल 10 लिखो। हाँ तो लिखो 10 डबल इक्वल 10, ब्रैकेट ऑन करो, सही तो कर रहे थे। हाँ डबल इक्वल 10 ब्रैकेट ऑन कर दो, देखो 2 आया। तो मतलब सिमिलर वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? तुम और डिसिमिलर कर दो, 10 डबल इक्वल 9 कर दो, 10 डबल इक्वल 9 कर दो। होता है? तो आया समझ में? डबल इक्वल का मतलब समझ में आया कि डबल इक्वल क्या करता है और सिंगल इक्वल क्या करता है, दोनों क्लियर होगा। सिंगल इक्वल केवल स्टोर कर लेता है जो भी वैल्यू उसके सामने रखी होती है, और डबल इक्वल कंपेयर करता है कि हमारे दोनों जो वेरिएबल हैं लेफ्ट और राइट में, उनमें रखा क्या है। दूसरा आते हैं, दूसरा है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल यानी अगर हमने ए में 3 लिखा है और हमने लिखा ए नॉट इक्वल 5, आंसर 2 है ना, करके देखो जरा अपनी उसमें शीट में a इक्वल 3 लिखो और नीचे लिखो b नॉट इक्वल 5, प्रिंट नंबर डायरेक्ट लिखो a इक्वल टू 3, हाँ a इक्वल टू 3 एंटर, तो लिखो a नॉट इक्वल टू 5, नॉट का ये सिंबल है एक्सक्लेमेशन 1 पे मिलेगा तुम्हें, नॉट इक्वल 5 और फिर एंटर करो, देखो आंसर क्या आता है। अपना b लिख दिया, इज नॉट बनेगा, a लिखो। अभी रुक जाओ, सेल बिजी हो गई, बिजी हो गई, वो एरर देगा नहीं तो पता भी है। तो जब कभी ऐसा हो जाए ना तो स्टॉप करने कर दिया करो यहाँ से, इंटरप्ट। ओके, अब करो रन, देखो हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, ये नॉट इक्वल 5, नॉट इक्वल 5, इक्वल नॉट 5 नहीं, नॉट इक्वल 5 देखो, चेक करो, पहले नॉट देन इक्वल, पहले नॉट देन इक्वल। हाँ एक के बाद एक के बाद नॉट करेगा, नॉट एक्सक्लेमेशन। हाँ अब रखो, देखो तो नॉट इक्वल क्या करता है, केवल ये चेक कर रहा है जो वैल्यू आपने दी है वो किसके इक्वल नहीं है। ऊपर वाला क्या कर रहा है, नीचे वाला क्या कर रहा है, नहीं। आया बेटा समझ में? अच्छा अगला ऑपरेटर है ये ग्रेटर देन लेस देन, ये तो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ना। ए की वैल्यू कुछ डिपेंड करो, बी की वैल्यू कुछ डिपेंड करो, ए की वैल्यू कुछ भी रख लो, बी की वैल्यू कुछ भी रख लो, आप ए की वैल्यू कुछ भी रखो, एंटर, बी की वैल्यू कुछ भी रखो, हाँ। और नीचे लिख के रखो ए इज ग्रेटर देन बी, क्या है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है जो आपने प्रोवाइड की है उसको, ठीक है, तो बी इक्वल,
ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, जो भी लिख के देखना है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल, जो भी लिखना है सब लिख के देखना। हाँ कौन सा है? आ रहा है ना समझ, मतलब वो चीज जो मतलब जाना चाहता। तो यही ऑपरेटर कल हम अपने स्टेटमेंट्स में यूज करने वाले हैं, इसलिए हमने आपको पहले बताया। अच्छा एक छोटा सा एक और प्रोग्राम बनाते हैं, 5 मिनट बन जाएगा। बना एक छोटा सा प्रोग्राम, और उसी के 3 लॉजिक है, उस सिंगल प्रोग्राम के 3 लॉजिक है, तो तीनों दिखाते हैं आपको वन बाय वन। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। हम्म, एक छोटा सा प्रोग्राम है, उसके 3 लॉजिक, तीनों लॉजिक हम आपको क्लियर करते हैं। हाँ, देखो अब हम जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं ना, हम जैसे ए की वैल्यू हमने दिया 10, बी की वैल्यू हमने दी 20। हाँ, और फिर हम ऐसे करते हैं प्रिंट, ऐसे लिखते हैं ए इक्वल स्मॉल ए लिख दो चाहे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है खास, कॉमा ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ना। ऐसे हम बी की वैल्यू प्रिंट कराना चाहें तो बी की वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं ना। हाँ, बी की वैल्यू प्रिंट करा दिया, यहाँ बी लिख देंगे। अब हम चाहते हैं ये दोनों वैल्यू इंटरचेंज हो जाए। हाँ, तो हमारा जो पहला लॉजिक है पाइथन का लॉजिक, वो क्या है, ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए, यानी जो ए की वैल्यू है वो बी में चली गई, जो बी की वैल्यू है वो ए में चली गई। देन फिर से हमने प्रिंट कराया, फिर से हमने प्रिंट कराया। अभी हम थोड़ा आउटपुट को और रिफाइन करेंगे, देखिएगा। देखिए आंसर, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, देन ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 10। थोड़ा सा स्पेस अगर आ जाता है ना तो ज्यादा बेटर रहता समझने में ना, तो स्पेस के लिए केवल एक प्रिंट लगा के छोड़ दीजिए। देखो आया, इंटरचेंज ऑफ टू वैल्यूज या स्वैपिंग ऑफ टू वैल्यूज, नोट कर लीजिए कॉपी पे या अपनी नोटबुक में ही नोट कर लीजिए, रन करा लीजिए। फिर इसका और लॉजिक बताते हैं जो अदर लैंग्वेज में है, वो भी लॉजिक सबको क्लियर करते हैं। यहाँ तो सिंपल ये केवल पाइथन का लॉजिक है, क्योंकि पाइथन कहता है कि एक बार में हम एक से ज्यादा वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। निकल नहीं लिखा था एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, बस वही कॉन्सेप्ट है, सेम लॉजिक है। हाँ, लेकिन ये केवल पाइथन का लॉजिक और किसी लैंग्वेज का लॉजिक। अब दूसरी लैंग्वेज में क्या लॉजिक लगता है वो मैं बताने जा रहा हूँ इसके बाद, पहले रन करा लो। भरत, समझ नहीं आया, ये इंटरचेंज जो किया आपने, हाँ तो जो अच्छा, अब इक्वल ऑपरेटर पे चलते हैं, ठीक है। ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए लिखा है, सीक्वेंस देखना, ए कॉमा बी या बी कॉमा ए, यहाँ पहले प्लेस पे क्या है बी, और वहां पहले प्लेस पे क्या है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वो किस में चली गई, और जो यहाँ पे ए रखा है ए की वैल्यू क्या है, वो किस में चली गई, सिंपल, जो जिस प्लेस पे रखा है उस प्लेस पे वैल्यू ट्रांसफर। हाँ, और क्योंकि हमने वो सेकंड प्रिंट मतलब पहले प्रिंट लिखा फिर वो लिखा, तो इसलिए मतलब पहले सही आया फिर रिवर्स हो गया। हाँ इसी अगर सीक्वेंस देखे तो सीक्वेंस एक ये वाला लॉजिक, एक दूसरा और लॉजिक बताते हैं, जो कि अदर प्रोग्रामर जिनको पाइथन नहीं आती वो वही लॉजिक लगाते हैं, वही लॉजिक लगाते हैं। जैसे 3 लोग बैठे हो ना, यहाँ से कुछ सामान हमें वहां पे भेजना है, आपके पास जाएगा, आपके पास सेम पे जाएगा, कैसे आप लोगे, आप इन्हें दोगे, तो ये वाला लॉजिक फॉलो करेंगे। मान लो मेरे को एक अपने पोस्ट बॉक्स पे, मैं अपने घर पे बैठा हूँ सोफे पे, और मेरे को अपने पोस्ट बॉक्स से अपना चिट्ठी लेके आना है। तो कोडिंग में तो ऐसे होता है ना कि मैं पहले सोफे से उठूंगा, फिर मैं गेट तक चल के जाऊंगा, फिर मैं गेट खोलूंगा, फिर मैं गेट से पोस्ट ऑफिस तक जाऊंगा, फिर पोस्ट ऑफिस का बक्सा खोलूंगा, चिट्ठी वही वाला निकालूंगा। प्रोसीजर, हाँ, ये सब बाकी कुछ सारे स्टेप डिफाइन करने पड़ेंगे मेरे को लिटरली। नहीं, अभी देखना वही स्टेप्स कितने इजीली और हो जाएंगे। ये वाला रन करा लें सब लोग, फिर हम इसका आगे देखेंगे।
डन हुआ भरत? ओके, अब इसी का ही दूसरा लॉजिक दिखाते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीसरा कोई वेरिएबल यूज कर ले, लाइक एक टेम्परेरी वेरिएबल हमने टेम्प लिख लिया, टेम्प इक्वल टू ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू टेम्प। सही करो उसे। अब भी देखो, अब भी आंसर सेम आ रहा है ना। अब इस लॉजिक को समझने की कोशिश करें, तरुण और भरत, इधर फोकस करो बेटा। अब देखो, हमने जो इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर बताया था उसी का यूज करा है हमने। एक टेम्प, एक नया वेरिएबल यूज कर लिया। अच्छा, टेम्प के सामने क्या रखा है? ए लिखा है ना। अच्छा, ए में क्या है वैल्यू? तो टेम्प में क्या वैल्यू आ गई? 10। तो अभी मेरी टेम्प की वैल्यू क्या हो गई? पक्का? ए की वैल्यू टेम्प में स्टोर हो गई। वापस चलते हैं इस लाइन पे। इस लाइन में हमने क्या लिखा है? ए इक्वल टू बी। बी की वैल्यू क्या है? 20 है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई अब? समझो, अब बी, टेम्प की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 20 है। यहां तक क्लियर हुआ है? वापस चलते हैं यहाँ। यहाँ पर लिखा है बी इक्वल, तो बी में क्या आ जाएगा बताओ? टेम्प की वैल्यू क्या है हमारी? अब बताओ। एक थर्ड वेरिएबल का यूज करके हमने केवल असाइनमेंट ऑपरेटर जो आपको दिखाया था उसका यूज बताया यहाँ पर, कि जैसे हमने टेम्प इक्वल टू ए लिखा, जो ए की वैल्यू है वो टेम्प में स्टोर हो गई, ऐसे बी की वैल्यू ए में स्टोर हो गई, और जो टेम्प का था वो बी में चला गया। सेम यही लॉजिक लगाया, आउटपुट सेम आएगा। टेम्परेरी वेरिएबल, नोट कर लो ये भी। एक और लॉजिक है इसका, वो भी बता। तीन लॉजिक है इसका। हमने कहा ना, हम एक तक लिमिटेड नहीं रखना चाहते, थोड़ा सा। अब इसे समझो, ए की वैल्यू क्या है? 10। हमने यहाँ क्या लिखा है? टेम्प इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू किसमें चली जाएगी? 10 में। 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 10। कंफर्म? हो। ये क्या लिखा है? ए इक्वल टू बी, और बी में क्या रखा हुआ है? तो वो किसमें चला गया? ना ना ना, वो किसमें चला गया? ए में। ए की वैल्यू क्या हो गई? ए की वैल्यू 20 हो गई। अब लास्ट वाली लाइन क्या लिखी है? टेम्प में क्या रखा है? 10 किसको मिल गया? आंसर। लॉजिक वन बाय वन समझना है कि कैसे लाइन काम करती है उस लॉजिक के लिए। ओके। मैथमेटिक्स की जगह हमें ये है कि जो राइट वाला वेरिएबल है ना, तो लेफ्ट वाले में सब। वैल्यू है, और लेफ्ट वाली वेरिएबल उसको ऑप्ट करनी है। हाँ, असाइनमेंट का यही तो था कि असाइन करना। लेफ्ट वाला वैल्यू से लेना राइट वाले को। इतना ही है। लिख लो, ये भी लिख लो, फिर हम इसके बाद एक और लॉजिक इसी का ही बता देता है। ये आपने बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में जब सी लैंग्वेज आती है ना, तो ये अलग करा होगा। ये फिक्स प्रोग्राम है, पेपर में आता है। ये वहीं से फर्स्ट सी का प्रोग्राम जो स्टार्ट होता है ना, फैकल्टी से स्टार्ट करती है, स्वैपिंग ऑफ टू वैल्यूज। क्या हुआ, अभी भी कोई एरर है क्या? आ गया। अब देखो एक तीसरा लॉजिक, हम टेम्प का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम मैथ्स का इस्तेमाल करेंगे। ए इक्वल टू ए प्लस बी, बी इक्वल टू ए माइनस बी, एंड देन ए इक्वल टू ए माइनस। अब इसको समझना ध्यान से, हाँ। अच्छा, ए और बी में वैल्यू बताओ क्या रखी है? सॉरी, यहां पर ए इक्वल टू कर रहे हैं, तो ए में वैल्यू क्या रखी है? 10। और बी में क्या रखी है? आंसर कितना आया? आ गया। तो ये वैल्यू किस में स्टोर हो गई? ए में चली गई ना। अब ए की वैल्यू मेरी क्या है? अगर देखा जाए तो अब ए की वैल्यू क्या है मेरी? ए की वैल्यू 30 है, कंफर्म। तो अब ए की ये वाली वैल्यू हट जाएगी पूरे प्रोग्राम से, अब ये नहीं जाएगी कहीं। अब मेरी जो वैल्यू जाएगी वो कौन सी जाएगी? 30। ओके, चलो नेक्स्ट वाले में चलते हैं।
क्या लिखा है? वही वही वही। अब a माइनस बी लिखा है, अब बताओ a की कौन सी वैल्यू जाएगी? 30। बिल्कुल सही। और b की वैल्यू क्या है? ओके, आंसर कितना आया? ये किस में चला गया? बी में गया ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? बी लिखा है ना। तो देखो बी में क्या चला गया? 10। अब वापस आते हैं। अच्छा, हाँ, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू अभी भी 30 है, लेकिन बी की वैल्यू क्या हो गई है? 10 हो गई है। पता है, ये वाला प्रोग्राम आपको फ्लो दिखाता है, किस तरह से वैल्यू चेंज होती है। ये वाला प्रोग्राम आपको फ्लो दिखा रहा था कि हम नीचे से ऊपर जैसे भी प्रोग्राम में जाते हैं क्या चेंजेस आते हैं। नोट करो, है अच्छा लॉजिक। इससे आप हर एक वेरिएबल में क्या वैल्यू जा रही है, कैसे ऑपरेट हो रही है, ये सीखते हो। टिपिकल नहीं है, कोई लॉजिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ये है कि हम ये देखें ना वैल्यू मेरी कहाँ जा रही है और कैसे यूज हो रही है मेरे प्रोग्राम में। हाँ, वही वही, इसीलिए तो यही बिल्डअप करना है ना। और फिर किसी को बोले भाई समझा क्या हो रहा है, तो फिर सही है। अच्छा है, सही है। ये हमारे एक सर आए थे थर्ड सेमेस्टर में, उन्होंने बताया था हम लोग को ये प्रोग्राम। आनंद ऋषि प्रोग्राम पढ़े थे वो, तो फिर कॉलेज में पढ़ाने आए थे। ये हम लोग के समय सब्जेक्ट्स भी अलग थे, अब तो काफी सब्जेक्ट बदल गए। हम लोग के समय एक सब्जेक्ट था माइक्रो प्रोसेसर। वो ऐसा सब्जेक्ट था कि उसकी पूरे यूनिवर्सिटी में फैकल्टी नहीं अवेलेबल। मतलब यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो कोई भी फैकल्टी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अवेलेबल नहीं थी। प्रोफेसर में क्या पढ़ा रहे हैं? माइक्रो प्रोसेसर में उसका पूरा पिन डायग्राम, हर पिन का यूज, और ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं। हाँ, नहीं, और असेंबली लैंग्वेज में, जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसमें प्रोग्रामिंग कर, असेंबली लैंग्वेज से प्रोग्राम करो ये इवन ऑड का और तुम्हारा ट्रैफिक लाइट का। मतलब अब हाई लेवल लैंग्वेज में करते हो ना। और मशीन लैंग्वेज ये समझता है, बिटवीन की लैंग्वेज माइक्रो प्रोसेसर की कौन सी लैंग्वेज है? असेंबली लैंग्वेज। उस असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग कुल मिला के बस बैक नहीं लगी थी, पास हो गए थे। मैंने बहुत गजब का सब्जेक्ट को एक ही सेमेस्टर में 3 अलग अलग फैकल्टी अपॉइंट की गई उस सब्जेक्ट की, और तीनों को निकाल दिया गया था। अब ये सही है कि बीसीए में पाइथन आ चुकी है, पहले बीसीए में पाइथन नहीं थी। अब बीसीए में सेकंड सेमेस्टर से ही पाइथन है। तुम्हारे सिलेबस में नहीं रही होगी पाइथन, लेकिन बीसीए में अब जो नया सिलेबस आया उसमें बीसीए में पाइथन। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो आज अभी इतना रखते हैं, आप लोग इसे रिवाइज करेंगे अच्छे से, हाँ। जितना हो सके उतनी बार प्रोग्राम्स को रन कराओ। सिंटेक्सेस पक्के होंगे, क्योंकि भरत अभी तुम्हारे सिंटेक्सेस नहीं पक्के हैं। हाँ। अभी तुम इन्वर्टेड कॉमास की एरर कर रहे हो, तुम ब्रैकेट्स की एरर कर रहे हो, तो तुम्हें ये बार बार राइट करना पड़ेगा प्रोग्राम, तब ये एरर जाएंगी। ठीक है, कल रीड करने से नहीं जाएगी, आपको राइट करना पड़ेगा, वो भी आप खुद टाइप करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट नहीं। आप टाइप करिए तो आपको बेटर आएगा समझ में। ठीक है, तो समझ में आ गया बेटे? तो अभी हम कल कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बेसिक। हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, और जो अभी आज हमने बताए थे आपको डिस्क्रिमिनेंट वाले प्रोग्राम, उनको भी यूटिलाइज करेंगे। उनमें कम से कम 7-8 प्रोग्राम कल बनाएंगे, लेकिन सारे प्रोग्राम रन टाइम वैल्यू से, कोई भी प्री डिफाइंड वैल्यू से नहीं। वो कोई भी